हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेहतर टॉपिक है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एक शिक्षित नागरिक होने के नाते इसको जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग अनुच्छेद कुछ इस तरह से जानेंगे। आज हम लोग भाग 18 के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने भाग 17 पढ़ा था। 17 में भाषा, राजभाषा के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था। 2 वीडियो में हम लोगों ने उस पूरे लेक्चर को कंप्लीट किया। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी सदन की कार्यवाही हो, चाहे राज्य विधानमंडल, चाहे वो केंद्रीय संसद हो या हाई कोर्ट की कोई एक्टिविटीज़ हो, कार्यवाही हो, सुप्रीम कोर्ट की कोई कार्यवाही हो, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भाषा के विकास के बारे में भी देखा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का था और आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत उपयोगी है आपके लिए, एक सभ्य नागरिक होने के नाते, उसके साथ साथ ही और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी तरह से कमोवेश ऐसा ही हम लोगों का टॉपिक आज का भी है, जिसमें भाग 18 के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी कुछ विशेष पावर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, विशेष शक्तियों के बारे में। आपातकालीन उपबंधों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे इस बात को। आज हम लोग आपातकालीन उपबंध के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि आपातकालीन उपबंध के दौरान जब ये लागू होता है तो फिर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और उसमें हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स चले जाते हैं, छीन लिए जाते हैं और कौन कौन से राइट हमको प्राप्त रहते हैं और सदन में कैसे कैसे क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। मीन्स उस समय क्या लोकसभा और राज्यसभा की क्या स्थिति रहती है, उस समय कैसे कार्रवाई चल रही होती है। साथ ही साथ राज्यों की क्या स्थिति बन जाती है, राज्य विधानमंडलों की शक्ति कितनी बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या होता है। इन सब तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि भारत की जो पूरी संसद कैसे क्रियाकलाप क्या चल रहा होता है। तो हमें जब पता चले कि कोई कहीं पे जो इमरजेंसी लगी हुई है, तो इमरजेंसी चूँकि अभी तक भारतवर्ष में वाह्य आक्रमण की तो हो चुकी है, लेकिन आपातकालीन इमरजेंसी के बारे में अगर हम देखें तो वित्तीय आपात तो हमारे यहाँ कभी नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर दूं मैं। अनुच्छेद 352, जैसा कि आपने देखा है सशस्त्र विद्रोह पहले था, अभी इसके बारे में सब डिटेल चर्चा करेंगे। मतलब वाह्य आक्रमण वगैरह की स्थिति जो बनती है इसमें अनुच्छेद 352 के तहत होता है कि यानी युद्ध की स्थिति बनी रहे या सशस्त्र विद्रोह भारत में छिड़ जाए तो उसमें अनुच्छेद 352 के तहत हम लोग राष्ट्रपति महोदय कार्य करके आपातकाल की स्थिति ले आते हैं। और अगर राज्यों में राजतंत्र फेल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राजतंत्र फेल हो जाने पर होता है। और भारत में अगर वित्तीय आपात की स्थिति कभी बनती है तो अनुच्छेद 360 के दायरे में तहत कार्रवाई की जाती है, आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपात उसे कहते हैं। तो बहरहाल वित्तीय आपात तो भारत में अभी तक नहीं लगा है, लेकिन अनुच्छेद 352 और 356 के बारे में 360 के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 300 पहले स्टार्ट करेंगे शुरुआती दौर में 352 के बारे में और जानेंगे कैसे कैसे क्या है और इस आपातकाल स्थिति में पहले क्या प्रावधान थे और आज वर्तमान में क्या प्रावधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इसमें। अनुच्छेद 352 जो है वो बेसिकली आप देखेंगे तो आपका जो एक ऐसा आपने देखा इसका जिक्र क्यों होता है और मोस्टली इसकी मतलब इसके बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी हम लोग जानते हैं कि आपने देखा कि आदरणीय इंदिरा जी जो थी उन्होंने इमरजेंसी लगाई, आपने सुना होगा 1975-76 की स्थिति में वर्ष में आपने देखा इमरजेंसी आपातकाल लगा था। तो उन्होंने जो आपातकाल की स्थिति लगाई तो आपातकाल कैसे लगा दिया उन्होंने। तो आपातकाल के लिए पहले शब्द आप बहुत बारीकी से ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से स्थिति में होता है। एक तो युद्ध की स्थिति हो, दूसरा वाह्य आक्रमण की स्थिति हो और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, तभी आपातकाल लगाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। भारतीय संविधान जब बना था और उस समय जब हम लोगों ने देखा तो उस समय युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति शब्द यूज था। सशस्त्र विद्रोह उस समय शब्द यूज नहीं था मूल संविधान में, अनुच्छेद 352 के दायरे में था। ठीक है, हालांकि इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, फिर आगे इम्प्लीमेंट किया गया। इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इंदिरा जी ने जो लगाया था, इमरजेंसी जो लगा दी थी भारत में, वो सशस्त्र विद्रोह उस समय था नहीं, उस समय आंतरिक अशांति शब्द जो है यूज था संविधान में। तो आंतरिक अशांति
की स्थिति को आधार बनाते हुए उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। उस समय प्रावधान ये था कि मतलब गोपनीय तरीके से भी राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती थी और राष्ट्रपति बिना संसद के सदस्यों की सहमति लिए हुए ही आपातकाल लगाने का प्रावधान था। तो उसमें भी बहुत सारे सुधार किए गए, संशोधन किए गए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी आगे। तो ये जो शब्द था मैंने बताया अभी आपको, आंतरिक अशांति, इसके आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था आदरणीय इंदिरा जी के द्वारा। फिर बाद में इसको लगा कि इसका मिसयूज हो रहा है, आपातकाल का मिसयूज हो रहा है, तो यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द इसकी जगह पे मेंशन कर दिया गया। तो युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही केवल अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। और मैंने बताया जैसा कि अभी आपको 356 के बारे में, राज्यों में राजतंत्र फेल हो जाने की स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं 356 का, वित्तीय स्थिति आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 का। आइए एक एक को डिटेल करते हैं और समझते हैं इसके बारे में कौन कौन सा अनुच्छेद क्या कर रहा है। तो अनुच्छेद 352 के बारे में अगर हम देखें, जैसे हम लोग राष्ट्रीय आपात कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति के बारे में देखेंगे तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के बारे में अनुच्छेद में हमारे बताया गया, 352 में ये बात कही गई है। उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है आपातकाल में। अनुच्छेद 353 और 354 में, उसके जस्ट बाद का जो अनुच्छेद है 352 के बाद 353 और 354 में के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव को बताया गया है कि उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव में उसके क्या बनेंगे। इन चीज़ों का उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 353 और 354 में इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें इसके प्रभावों के बारे में उल्लेख किया गया। आपातकाल की उद्घोषणा का मूल अधिकार पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, यानी कि आपातकाल जब लगता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 359 के दायरे में बताया गया है। अनुच्छेद 359 ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दो चीज़ें आप देखेंगे, यहाँ पर दो अनुच्छेद आपको मिल रहे होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 358 और 359। तो ये क्या करता है, आपातकाल की घोषणा का मूल अधिकारों पर पड़ने वाला इफेक्ट जो है, ये फंडामेंटल राइट जो इफेक्ट पड़ता है, ये अनुच्छेद 358 और 359 में इसके बारे में उल्लेख डिटेल बताई गई है। आगे हम लोग इसका भी चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 358 में एक्चुअल में क्या बताया गया है, किस तरह के आपातकाल में क्या आपातकाल के दरमियान कितना फंडामेंटल राइट जाता है, क्या नहीं जाता है, इसके बारे में, और 359 में क्या बताया गया है। ये सारी चीज़ें मतलब आपको फंडामेंटल राइट के, आप इतना याद रखिए भी दिमाग में कि अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा इमरजेंसी के दौर में, आपातकाल के दौर में, यानी 352 जब लागू होता है तो फंडामेंटल पे इफेक्ट डालने वाले आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल को सेव करते हैं, बचाते हैं, तो अनुच्छेद 358 और 359 के बारे में है ना। इसके बारे में थोड़ा दिमाग में रखिएगा। आगे अभी हम लोग सारी चर्चा करते हैं, इसमें किस आधार पर 358 का प्रयोग करेंगे, 359 का प्रयोग कब करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, आगे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। आइए देखते हैं इसके साथ साथ और चीज़ों को। आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, सीधी सी बात है, जब राष्ट्र का सबसे जो प्रमुख होगा वही उद्घोषणा करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। ठीक है, उद्घोषणा करने की पावर जो है राष्ट्रपति को ही, समाप्त करने की भी पावर जो है किसको है, राष्ट्रपति महोदय को भी समाप्त करने की भी पावर है। तो उद्घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यानी कि सिद्ध हो जाए, राष्ट्रपति को यह लग जाए कि आपातकाल की स्थिति बन गई है, तो वो आपातकाल के लागू करते हैं। लेकिन हालांकि आप जानते हैं कि भारत में आपातकाल जो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से तो किया जाता है, लेकिन स्वविवेकीय शक्ति का आधार नहीं होता है यहाँ पर। जब तक मंत्रिपरिषद एक तरह से कहिए, जब तक सहमत नहीं होती है किसी चीज़ को लेकर के, आपातकाल को लेकर के खासतौर से, तब तक राष्ट्रपति महोदय कोई कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, आप उसको दिमाग में रखने की जरूरत है। जब तक पार्लियामेंट रहेगी नहीं, या पार्लियामेंट कभी एक्टिविटीज़ में ना हो, क्रिया में ना हो, यानी संसद की कार्रवाई चल ना रही हो, कोई अधिवेशन न चल रहा हो, यानी कि कहने का मतलब सत्रावसान हो चुका हो, सत्र ना हो कोई उस समय क्रिया में, तो उस समय क्या होता है, लोकसभा का क्रिया में नहीं होती, राज्यसभा क्रिया में नहीं होती है, तो वहाँ पर मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है उस हिसाब से राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। बहरहाल आगे और भी चर्चा करेंगे, देखते हैं पहले। तो जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसी गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, देखिए ये शब्द हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बनेगी आपकी, ये आपके लगेंगे यहाँ पे। तो ये ठीक है, तो इसमें जो है आपका
सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बनेगी, बाह्य आक्रमण हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं टोटल भारत पे समस्या हो, भारत का कोई हिस्सा, चूंकि भारत राज्यों का एक संघ है, किसी एक हिस्से में अगर ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्रपति उसके बारे में क्या करेंगे, इमरजेंसी लगाने की उद्घोषणा करेंगे। तो संकट में है तो वह संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति महोदय। अगर ऐसा लग जाता है कि पूरे भारत में या भारत के किसी विशेष क्षेत्र में ऐसी आपात की स्थिति बनी हुई है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर्टिकुलर क्षेत्र में या पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति रखते हैं अपने पास। मूल संविधान में मैंने भी आपको बताया था सशस्त्र विद्रोह शब्द का के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था और जिसके आधार पर आदरणीय इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। तो उसको क्या कर दिया गया, फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको सुधार किया गया, अनुच्छेद 352 में सुधार किया गया और आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग में लाया गया। ठीक है, उसके और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में यूज किया गया था, 1978 में। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, प्रतिस्थापित किया गया या लागू किया गया, है ना। आगे देखते हैं बच्चों, राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करते हैं जब मंत्रिमंडल इस आशय का विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है, यानी कि रिटन वर्क में, रिटन रूप में ये होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ओरली कह दिया गया तो हो जाएगा, पहले था, पहले ओरली सिस्टम था, इंदिरा जी के समय में ओरली चीज़ें उस रूप में थीं। तो क्या हुआ, लिखित सूचना दे, लिखित सूचना की अनिवार्यता जो की गई वो कौन से की गई, फिर वही 44वें संविधान संशोधन के तहत की गई। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, मैंने बताया 42वां 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये मेंशन किया गया, उसमें जोड़ा गया कि लिखित सूचना देना अति आवश्यक है। ठीक है, जोड़ा गया, उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना आवश्यक है। ध्यान रहे, मंत्रिपरिषद पूरी तरह से सहमत है, इसका मतलब आश्वासन, लिखा हुआ आश्वासन आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है, किंतु उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं, यानी कि आपातकाल को एक तरह से यहाँ पे कह रहे हैं, आपातकाल को अगर वापस रिटर्न लेना है तो कोई जरूरी नहीं मंत्रिपरिषद की सलाह हो, मतलब पूरे लिखित सलाह का मतलब आप समझिएगा, लिखित रिटन वर्क होने कोई ज़रूरी मस्ट नहीं है ना। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद कह दे और उसको आशय मिल जाए कि आपातकाल अब लगाना जरूरी नहीं रह गया है, परिवर्तन में रहना जरूरी नहीं है, तो वो उसको केवल ओरली स्टेटमेंट्स के आधार पर भी वापस लिया जा सकता है। लेकिन जब लगाना होगा आपातकाल तो मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना उनके पास होनी चाहिए, तभी वो आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। क्लियर। और ये लिखित जो शब्द है, लिखित आश्वासन के बारे में, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मेंशन किया गया। यहाँ पर यही महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। और उद्घोषणा का अनुमोदन कैसे किया जाता है, कब करते हैं राष्ट्रपति महोदय, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा सिवाय वापस लेने के, यानी कि मैंने अभी बताया ना, रिटर्न करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या कहिए कि संसद में कोई पास होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये उद्घोषणा वापस लेते हैं। किस चीज़ की उद्घोषणा? आपातकाल की उद्घोषणा वापस लेने के लिए संसद की कार्रवाई की, संसद की सहमति की, मतलब एक तरह से कहीं लिखित सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो सांकेतिक रूप से भी अगर कह देते हैं और चीज़ें कर देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय कर देते हैं वापसी के लिए। ठीक है, चलिए क्या है आगे देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। ठीक है, अनुमोदन के लिए यहाँ बात कर रहा है, जब आपातकाल लगाना हो तब दोनों सदनों के पटल के पास रखना चाहिए। दोनों सदनों की उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते तो, यानी कि आपातकाल अगर लगा राष्ट्रपति महोदय ने, अब देखिए यहाँ पर बात थोड़ी सी बहुत टेक्निकल है, आप इसको समझिएगा। टेक्निकलिटी ये है कि मान लो मंत्रिपरिषद ने लिखित सूचना दे दी राष्ट्रपति महोदय को कि भाई आपातकाल लगा दीजिए, तो उस समय संसद अगर कार्यवाही में नहीं है, ठीक है, तब तो राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगा देंगे। लेकिन जैसे सदन की कार्यवाही स्टार्ट होगी, यानी कि सत्र जैसे ही चलने लगेंगे, उस स्थिति में क्या होगा कि दोनों सदनों से 1 महीने के अंदर उसका पारित होना मस्ट है। 1 महीने 30 दिन के अंदर कार्यवाही में पारित हो जाना चाहिए कि आपातकाल बने रहे, अन्यथा आपातकाल समाप्त कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात ना। यहाँ पर बात मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना की है, तो मंत्रिपरिषद अगर मान लो सत्र में नहीं है तो
तो मंत्रिपरिषद लिखित रूप से दे देगी और राष्ट्रपति महोदय मान जाएंगे उसको। लेकिन अगर जब सत्र स्टार्ट होगा तो 1 महीने के अंदर उसकी पुष्टि होनी चाहिए सदन के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। क्लियर? ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं, फिर से सुनिएगा इसको। संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए यदि दोनों सदन उद्घोषणा को, मतलब उद्घोषणा यानी कि कौन, आपातकाल की उद्घोषणा है ना, उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित नहीं कर देते, यानी कि उसको परमिशन नहीं दे देते कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सही का मतलब है वो सदन में विधेयक रखा जाएगा उस चीज़ को लेकर के, तो वो उसको पारित करना होगा। ठीक है, वही अनुमोदन हो जाएगा। ठीक है, अनुमोदन नहीं करते तो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति महोदय अगर उद्घोषणा कर दिए हैं और सदन से पारित नहीं हो पाता सदन की बैठक में 1 महीने के भीतर, तो क्या हो जाएगा, वो स्वतः आपातकाल समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाएगा। किंतु उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो। ठीक है, उद्घोषणा तब की जाती है, जैसे उद्घोषणा अभी कहा ना, उद्घोषणा ये कब की जाएगी, सदन की जब एक्टिविटीज नहीं चल रही हो, लोकसभा की कार्यवाही ना चल रही हो और मंत्रिपरिषद लिखित रूप से सूचना दे दे, तब आपातकाल की घोषणा की जाएगी। लेकिन अगर सत्र में है, दोनों सदन की कार्यवाहियां चल रही हैं, तब आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति डायरेक्टली नहीं करेंगे। ठीक है, कब करेंगे वो देखिए, हो रही है तो 1 माह के भीतर उसका विघटन हो जाता है, और जब लोकसभा, यहाँ पर देखें हम लोग, स्वतः समाप्त हो जाती है। किंतु उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो या 1 माह के दौरान उसका विघटन हो जाने वाला हो, तब ऐसी की जाती है। और राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर उसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहेगा आपातकाल। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा, अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहेगा। उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये सदन अगर कार्यवाही में नहीं है तभी ये आपातकाल आप लगा सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उसकी सहमति पर। लेकिन जैसे सदन की बैठक होगी तो सदन की बैठक में 2/3 बहुमत के साथ प्रत्येक सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, आपातकाल की घोषणा की पुष्टि होनी चाहिए 2/3 बहुमत के साथ। अगर 2/3 बहुमत के साथ इसकी पुष्टि नहीं होती है तो आपातकाल भंग कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर? और ये कार्रवाई सदन के स्टार्ट होने के 30 दिन के भीतर हो जानी चाहिए, यानी कि पुष्टि हो जानी चाहिए कि आपातकाल सही लगा हुआ है। क्लियर? यही बात इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। उद्घोषणा की अवधि कब तक बनी रहती है और उद्घोषणा के इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं, एक बार अनुमोदित हो जाने के पश्चात, ठीक है, यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा जो है का अनुमोदन हो चुका है, पुष्टि हो चुकी है, होने के बाद 6 माह तक ये प्रवर्तन में रहेगी। कब तक रहेगी? 6 माह। अब 6 माह का प्रवर्तन क्यों कहा गया बच्चों? इसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटी है, आप समझिएगा। इसमें टेक्निकल क्या है कि किसी एक सदन की बैठक से दूसरे सत्र के बैठक के मध्य में अधिकतम अंतराल कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का होता है अधिकतम अंतराल। यानी 1 वर्ष में सदन की कार्यवाही लगभग कम से कम 2 बार होनी चाहिए, यानी एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य की जो डिस्टेंस है अधिकतम 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होगा। तो जब 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि इन्होंने कहा कि मान लो आपात सत्र खत्म हो रहा है तब आपातकाल लगा और 6 महीने तक कोई सत्र ही नहीं चला, उसके बाद सत्र बैठ रहा है, तब की स्थिति में यहाँ पर इस नाते हर चीज़ के लिए मोस्टली 6 मंथ का ड्यूरेशन दिया गया है। समझ रहे होंगे बात को आप। तो अगर मान लो आपातकाल आपने लगा दिया, 2 महीने बाद नए सत्र की बैठक शुरू हो गई, यानी मानसून सत्र था, शीतकालीन सत्र आ गया आपका, मान लिया आपको 2 महीने बाद, तो 2 महीने जैसे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, ध्यान रखिएगा 30 दिन के अंदर उसकी पुष्टि होनी चाहिए। आप ये 6 महीने मत काउंट करिएगा कि वो तो लगे हुए अभी तो 2 ही महीने हुए साहब और सदन की नई कार्यवाही शुरू हो गई, और तो फिर यहाँ पर कैसे 30 दिन? तो 30 दिन वहाँ मेंशन हो जाएगा। यानी सदन की कोई बैठक शुरू हो गई, उसके 30 दिन के अंदर आपको उसकी पुष्टि करनी अति आवश्यक है। समझ रहे हैं बात को? चाहे वो 6 महीना हुआ हो उद्घोषणा का, या 3 महीना हुआ हो, चाहे 1 महीना हुआ हो, चाहे 2 महीना हुआ हो, जितना भी ड्यूरेशन हुआ हो, अगर सदन की कोई कार्यवाही शुरू हो गई नए सत्र की, तो उसके 30 दिन के अंदर उसको 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन से इंडिविजुअल पास होने मस्ट हैं, अन्यथा वो आपातकाल समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर? ये 6 महीना मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो 6 महीने प्रवर्तन में रहेगा। 6 माह की अवधि की गणना दूसरे सदन द्वारा संकल्प के पारित किए जाने की तिथि से की जाती है। उसे 6 माह के से अधिक जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों का पुनः अनुमोदन आवश्यक है। यानी आपातकाल अगर है तो प्रत्येक 6 महीने पर आपको इसके लिए प्रत्येक सदन से पुष्टि करानी होगी, पुष्टि लेनी होगी। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिए तो फिर लंबे समय तक चलता रह गया। नहीं कहते नहीं, 6 महीने के बाद हर सदन को अपने अपने सदन से पुनः पुष्टि करनी होगी कि नहीं आपातकाल लगे रहना चाहिए या नहीं लगे रहना चाहिए। एक तरह की स्थिति, समझ रहे हैं बात को। तो ये बात है कि 6 महीने से अधिक जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों को पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जितनी बार उद्घोषणा जारी रखने का अनुमोदन का संकल्प पारित किया जाएगा, यानी जितनी बार भी अनुमोदन पारित किया जाएगा कि नहीं आपातकाल भाई लगा रहे, अगर पारित किया जाए उतनी बार 6 माह की अवधि में उद्घोषणा को प्रवर्तन को करते रहना है आपको, उतनी बार आपको घोषणा जारी रखनी होगी। सदन को हर 6 महीने बाद उसको घोषणा करनी ही करनी होगी। बात ध्यान में रहे, ठीक है। प्रवर्तन में बनी रहेगी तभी तक। संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने वाली उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रहती है। यानी कि एक बार आपातकाल लग जाए बच्चों तो प्रत्येक 6 महीने तक फिर अपडेट किया जाता रहेगा सदनों की सहमति के आधार पर। अच्छा, ये तो बात हो गई सदनों की सहमति। और लोकसभा के कार्यकाल के बारे में अगर हम देखें तो भाई आपातकाल के दौरान सरकार चाहे तो एक बार में एक लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक अनुमोदन में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपातकाल यानी कि 352 आपातकाल की पुष्टि प्रत्येक 6 महीने बाद दोनों सदनों से होती रहनी चाहिए, 2/3 बहुमत के आधार पर। इतनी क्लियर बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर लोकसभा की कार्यवाही के लिए हम लोग देखें, अगर मान लो जैसे सरकार का मान लो कार्यकाल लगभग 5 साल पूरा होने वाला है, या कुछ भी साल हुआ हो, 4 साल पूरा होने वाला है, या 5 ही आप मानिए, लगभग 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसी समय आपातकाल लग जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, क्या लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे? नहीं। उस समय क्या होगा, लोकसभा चाहे जो उसमें सरकार उसमें जो रहेगी, चाहे क्या वो आपातकाल के दौरान लोकसभा की कार्रवाई अगले 1 वर्ष के लिए स्थगित कर देगी, यानी उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। तो जो लोकसभा उस समय थी वही एज इट इज़ लोकसभा उसमें बनी रह जाएगी 1 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के एक बार में बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि आपातकाल की उद्घोषणा होने के बाद कितने दिनों तक ये प्रवर्तन में रहता है, तो 6 महीने तक प्रवर्तन में रहता है। 6 महीने बाद पुनः दोनों सदनों से इसकी पुष्टि होनी मस्ट है। क्लियर, इतनी सी बात है। आगे देखते हैं, आइए। उद्घोषणा की वापसी, अरे भाई वापस तो कोई भी ले सकता है, वापस कोई भी ले सकता है, मीन्स इसमें से इतने सदन की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें चाहे तो राष्ट्रपति महोदय ही केवल अपनी एक अनुमोदन कर दें और घोषणा कर दें और वापस हो जाएगा। इसमें सदन की सहमति आवश्यक नहीं है। तो वही है, आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में उद्घोषणा को राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकते हैं। वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है, यानी संसद उसमें कोई 2/3 बहुमत से अनुमोदित ना करे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, वापस लेने की उद्घोषणा में अनुमोदन आवश्यक नहीं है। लोकसभा को भी आपातकाल उद्घोषणा को वापस करने का अधिकार दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें यहाँ तो राष्ट्रपति महोदय का कि आपातकाल वापस लेना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, सदन की सहमति होनी आवश्यक नहीं है, बस मंत्रिपरिषद कह दे और फिर वो उसको वापस ले लेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर लोकसभा चाह रही है कि आप मतलब जो है लोकसभा को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं आपातकाल को वापस लेने के लिए, मान लो आपातकाल लग गया, मीन्स राज्यसभा और में पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति हो गई, 6 महीने के लिए मान लो आपातकाल लागू हो गया। तो जो 6 महीने के लिए आपातकाल लागू हो गया है तो उसमें आप कैसे प्रवर्तन में, कैसे क्रियाकलाप में अपने आप को लेके आएंगे, मतलब मीन्स क्रिया में लाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा को ये लगता है कि नहीं वापस ले लेना चाहिए, इसको वापस ले लेना चाहिए, तो क्या लोकसभा के पास कोई पावर है? हाँ बिल्कुल पावर है। क्या पावर है उसको देखिएगा, कैसे पावर है। लोकसभा को भी आपातकाल उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है यदि लोकसभा साधारण बहुमत से, ध्यान रहे साधारण बहुमत से
क्या करेगा, बहुमत, ये ध्यान रखिएगा साधारण बहुमत है यहाँ पे, साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यानी लोकसभा साधारण बहुमत से भी अगर उद्घोषणा करती है कि आपातकाल वापस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको वापस करना ही होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस ले लेनी होगी अपने आपातकाल की। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य द्वारा आपातकाल की घोषणा वापस लेने का संकल्प पारित कर दिया जाता है, करने की आशय की लिखित सूचना अगर राष्ट्रपति को मतलब मिलती है, मतलब किसको मिलेगी, यानी कि कहने का मतलब है देखिए ध्यान से सुनिएगा, साधारण बहुमत के तहत अगर लोकसभा आपातकाल लागू हटाना चाहती है तो हटवा सकती है, कहने का मतलब है। हटवाने वाले 2 व्यक्ति उसके हैं, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा, सदन में वहाँ से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे, और दूसरा राष्ट्रपति के माध्यम से। तो ये मतलब वहाँ पर बात यही है कि आपातकाल की उद्घोषणा, संसद के पास ये शक्ति दी गई है, पावर दी गई है कि घोषणा को वापस कर ले। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वापस लेने की उद्घोषणा वापस लेने की शक्ति है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सदन में किस आधार पे पारित हो, तो 1/10 सदस्य जो हैं अगर वो सदन में सहमति दे देते हैं तो वापस हो जाएगा वो, है ना। मतलब साधारण बहुमत से पास होना चाहिए और 1/10 सदस्य की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, वापसी के लिए कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग सदस्य आपातकाल की घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर दें, 1/10 सदस्य। ठीक है, और 1/10 सदस्य मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग 55 सदस्यों की सहमति हो जानी चाहिए कि आपातकाल वापस लेने के लिए। ठीक है, और ये किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे जब लोकसभा सत्र में हो। अगर मान लो लोकसभा ऐसी बैठक अपनी करेगी और लोकसभा अगर सत्र में है तो वो तुरंत अपने किसको कर देगी, संसद मतलब 55 सांसद आपके अगर सत्र में है तो स्पीकर महोदय के सम्मुख इस बात को रख देंगे कि आपातकाल वापस लेना चाहिए, तो आपातकाल वापस हो जाएगा। और अगर सत्र में नहीं है तो यही 1/10 सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति को जब लोकसभा सत्र में नहीं होगी तो राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति, यानी कि अगर सत्र क्रियाशील है तो अध्यक्ष महोदय इसका निर्णय लेंगे, और अगर सत्र क्रिया में नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय इसका निर्णय लेंगे। ऐसी सूचना की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर, ऐसी सूचना के 14 दिन के भीतर क्या हो जाएगा, संकल्प विचार करते हुए लोकसभा विशेष बैठक बुलाएगी। हैं, ठीक है, 14 दिन के भीतर संकल्प पर विचार हेतु लोकसभा के विशेष बैठक बुलाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर संकल्प में 55 सांसदों ने 1/10 सांसदों ने यह संकल्प पारित कर दिया है कि आपातकाल वापस ले लेना चाहिए, तो अगर सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय सदन की बैठक बुला लेंगे और उस पर वो एक तरह से उस पर चर्चा हो जाएगी और उस पर बिल पास करा दिया जाएगा, चाहे सहमति असहमति जैसी कंडीशन बने। यानी कि कहने में लोकसभा में एक बार चर्चा हो जाएगी आपातकाल को लेकर, अगर 1/10 सदस्य यानी कि लगभग 55 सांसद अगर असहमत हो जाएं आपातकाल को लेकर, कुछ समझने की अगर व्यवहारिक बात समझें कि अगर 1/10 सदस्य असहमत हैं संसद की कार्रवाई मतलब आपातकाल से, तो वो चाहे तो अगर लोकसभा संसद में सत्र में है तो वो उसकी बैठक लोकसभा स्पीकर बुलवा देंगे, और अगर सत्र में नहीं तो राष्ट्रपति इसके लिए फिर कह देंगे और फिर लोकसभा की बैठक होगी और फिर उसके बाद में कार्रवाई में जो भी निर्णय आगे आएगा। यानी इसमें सवाल ये पैदा हो जाएगा कि सहमति असहमति का सवाल कि सही है कि नहीं सही है, इसका सवाल आपके सम्मुख आ जाएगा। ठीक है, तो 14 दिन के भीतर इसकी मतलब जो है संकल्प पारित हो जाए, 14 दिनों के अंदर लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला दी जाएगी। ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये किस आर्टिकल में दिया गया, तो 352 के 8 में है। ठीक है, जो बैठक बुलाने के लिए जो बात कही गई है, और 352 के 8 में है ये बात उल्लेखित की गई है। अब देखिए प्रभाव क्या होता है भाई, आपातकाल जब लगा दिया जाएगा तो उसका कुछ इफेक्ट भी तो आएगा, कुछ प्रभाव भी तो आएगा। क्या प्रभाव आता है आपातकाल लगाने का, इसके बारे में देखते हैं, बड़ा ही दिलचस्प ये भी है। इसमें क्या होगा, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीति से प्रयोग कर रही है। अतः आपातकाल स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 352 का। क्या होता है कि जब आपातकाल की स्थिति बच्चों लगी रहती है तो आपातकाल की स्थिति में यह व्यवस्था हो जाती है कि राज्यों के राज्यतंत्र फेल हो जाते हैं, एक तरह से कहिए उनको स्थगित कर दिया जाता है, और राज्यों के संपूर्ण विषयों पर इवन राज्य सूची के विषयों पर भी कार्य करने की शक्ति जो है वो केंद्रीय संसद के पास विद्यमान हो जाती है, और वह 6 महीने तक ही प्रवर्तन में रहता है
जब तक वो एक तरह से कहिए कि लोकसभा क्रियाशील है नहीं है, मतलब आपातकाल जब तक क्रियाशील है तभी तक राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही स्थगित रहती है, तभी तक के लिए कानून वो बाद मान्य रहता है, उसके बाद में वो कानून एक तरह से कहिए समाप्त हो जाता है अगर केंद्रीय संसद कोई बनाती है। तो यही कह रहा है आपातकाल के दौरान जो संघीय कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होकर के राज्यों की कार्य के संदर्भ में भी कानून वो बनाने लगते हैं, ठीक है, उनको पावर आ जाती है। यह अनुच्छेद 352 का में उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला है बच्चों, संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार हो जाता है, यानी कि कानून बनाने की शक्तियों का विस्तार वही हो जा रहा है। वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? मैंने अभी कहा आपसे कि जो राज्य सूची के विषय जिस पे केवल और केवल राज्यसभा कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पे, है ना, राज्य कानून बनाते हैं स्टेट के लिए, भाई संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पे दोनों सदनों में से कोई बना सकता है, चाहे लोकसभा या विधानसभाएं बना सकते हैं कानून। लेकिन यहाँ पर समवर्ती सूची में तो केंद्र राज्य तो बनाएंगे, राज्य सूची का जो राज्य का इंडिविजुअल विषय है उस पर भी आपातकाल के दौरान जो है केंद्रीय संसद कानून बनाने लगेगी। वह अनुच्छेद 250 में ये उसका उल्लेख किया गया है। तो इसको आगे देखते हैं क्या इसमें बताया गया। वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, कौन सा? केंद्रीय संसद। उल्लेखनीय है कि इस दौरान राज्य विधानमंडल के विधि बनाने की शक्ति समाप्त नहीं होती, केवल निलंबित हो जाती है। ठीक है, यानी कि राज्य विधानमंडल की जो पावर है, जो शक्ति है, वह निलंबित कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है, ना कि इसमें लागू कर दी, मतलब एक तरह से समाप्त कर दी जाती है। उस समय के लिए जब तक आपातकाल है तब तक राज्य विधानमंडलों की जो कानून बनाने की शक्ति है वो स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए विधि की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई संसद ने कोई कानून जो बनाया है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है, यानी एक तरह से राज्य सूची का विषय है, वह जैसे ही आपातकाल खत्म होता है उसके 6 महीने बाद वो प्रवर्तन से समाप्त हो जाती है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 250 में उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों और क्या बातें हैं। मतलब क्या होता है आपातकाल के समय, क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगला प्रभाव जो है वो आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण के संबंधित उपबंध जो हैं, यानी राजस्व को जो लेकर के है उसके संबंध उपबंधों में परिवर्तन या रूपांतरण का आदेश कर दे। यानी कि राजस्व जो आपके हैं, राजस्व यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व बढ़ते हैं बच्चों, उन राजस्वों को के संदर्भ में भी उल्लेख किया गया है कि उसमें ये एक तरह से कहिए राजस्व की जो शक्ति भी है वो स्थानांतरित होकर के किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास चली जाती है। ठीक है, यह अनुच्छेद 268 से लेकर के 279 279, ठीक है, 268 से 279 के मध्य में उल्लेख किया गया है इसके बारे में। यानी कि राज्यों के जो धन है, एक उस पर वित्तीय शक्ति है, वह भी स्थानांतरित होकर के किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास चली जाती है। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा क्या है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है निश्चित तौर से। भाई आपातकाल के दौरान क्या होता है? अनुच्छेद 358 358 मैंने भी आपको बताया क्या हो जाता है। 358 के अनुसार क्या होता है? फंडामेंटल राइट आपके छीन लिए जाते हैं। आपातकाल का क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। ठीक है, जब युद्ध या वाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो, ध्यान से समझिएगा, क्या हो? जब युद्ध या वाह्य आक्रमण, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, अनुच्छेद यहाँ पर क्या कह रहा है? अनुच्छेद 358 के बाद की बात कह रहा है। बाध्य आक्रमण के आधार पर की गई है आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? फंडामेंटल राइट आपका अनुच्छेद जो स्वतंत्रताएं 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 के तहत, वो छिन जाती हैं। कब? जब आपको आपातकाल की स्थिति लगी हो। किस अनुच्छेद के तहत? 358 क्या है? एक तरह से कहिए अतिक्रमण कर देता है हमारा जो मौलिक अधिकार 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं जो हमको दी गई हैं अनुच्छेद 19 के तहत, उसका क्या करता है? अतिक्रमण कर जाता है, उस पर वायलेंट कर जाता है, उस पर अधिग्रहण कर लेता है। कौन? अनुच्छेद 368
ठीक है। आप तो सॉरी 358 ठीक है, 358 क्या अतिक्रमण कर लेता है, किसका, फंडामेंटल राइट का। कौन सा फंडामेंटल राइट, 19 का। 19 की जितनी स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई, उन पे क्या कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है। ठीक है, स्वतः ही निलंबित हो जाती है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा, ध्यान से समझिएगा, ये तो बात कह रहा है किसके लिए, आपातकाल में 3 शब्द आप लोगों के यूज हुए हैं बच्चों। एक तो युद्ध यूज हुआ है, और वाह्य आक्रमण युद्ध हुआ है, और सशस्त्र विद्रोह। चूंकि हमारे यहाँ आंतरिक अशांति शब्द पहले था, वो हट चुका है, अब बचे हैं 3 शब्द केवल। 3 आधारों पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। क्या है, युद्ध है, सशस्त्र विद्रोह है, और वाह्य आक्रमण। 3 स्थितियां हैं। यहाँ पर बात हो रही है अनुच्छेद 358 कब करेगा, जब आपको युद्ध और वाह्य आक्रमण की स्थिति होगी। ध्यान से समझिएगा, युद्ध और वाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह की अगर स्थिति होती है तो अनुच्छेद 3 जो हमारा अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण हो जा रहा था वह नहीं होगा अगर आपातकाल इस आधार पर लगा है, आपातकाल का अगर उद्घोषणा इस आधार पर की गई है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है, तो अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण नहीं होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें पूछ सकता है कि आपातकाल में की स्थिति में क्या अनुच्छेद 19 का मतलब जो है समाप्त होता है कि नहीं होता है। तो अगर वाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति के आधार पर अगर आपातकाल लगाया गया, इनमें से 2 में से किसी एक आधार पर लगाया गया है, तब हमारा अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण हो जाएगा अनुच्छेद 358 के तहत। ठीक है, और अगर हमारा आपातकाल जो लगा है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लगा है, तो उसमें क्या करेंगे, यही नहीं करेंगे। क्या, फंडामेंटल राइट आपका 19 नहीं छीनेगा। तो यही कह रहा है, यदि आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है तो अनुच्छेद 319 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का निलंबन नहीं होता है। यह किसमें अनुच्छेद में है, 359 में है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। फिर से मैं एक बार इसको रिवीजन कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान समझ लीजिए। 3 शब्द आपातकाल के लिए हम लोगों के यूज हुए हैं। एक तो युद्ध है, दूसरा है वाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की जगह पर पहले जो शब्द था 44वें संविधान संशोधन से पहले की अगर बात करेंगे हम लोग, जो 78 में हुआ, उससे पहले क्या था, आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज कर दिया गया। तो इस प्रकार 3 शब्द हम लोगों के पास आपातकाल, 3 आधारों पर आपातकाल लगाया जा सकता है। तो युद्ध के आधार पे, दूसरा जो है वाह्य आक्रमण की स्थिति पे, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पे। ठीक, और जब ये हमारे यहाँ आपातकाल लगा हुआ है, और अगर आपातकाल लगा है और उस समय अगर आपातकाल का लगने का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है, तब तो हमारा अनुच्छेद 19 जो है समाप्त हो जाएगा। उस समय जो 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत मिली हैं, उनका क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, 358 के तहत, 358 के तहत उस पर अतिक्रमण, एक तरह से कहिए रोक लग जाएगी हमारे। लेकिन अगर वही आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, तो अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण नहीं होगा, और नहीं होगा तो किस अनुच्छेद के तहत, 359 के तहत, 359 के तहत। तो ये तो बात 359, ठीक है। 359 के तहत आप लोगों का 59 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक ध्यान रखिएगा, आपातकाल का लास्ट 360 से पहले वाला है। ठीक है, ये स्थिति बन जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको आज समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे इसको, कि आपातकाल की स्थिति किन किन आधारों पर लगाई जा सकती है, राष्ट्रपति कौन क्या कर सकता है, संसद की क्या क्या पावर है, संसद की कार्यवाही कितने दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा की कार्यवाही आपातकाल में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, और कौन से फंडामेंटल राइट हमारे छीनते हैं, कौन से राइट्स हमको मिलते हैं। ये तमाम सारे पहलुओं पे आप लोगों ने चर्चा की। उम्मीद है कि आप लोगों को आपातकाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आपातकाल के कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से आएंगे, आप लोग करने की सक्षमता आप लोगों के अंदर, उम्मीद करता हूँ, आ चुकी होगी। धन्यवाद।